तो दोस्तों इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज। दोस्तों इंडस्ट्रीज को तो मुझे कायदे से ज्योग्राफी में ही पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन इसे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। समझो क्यों। देखो, अगर आप एसएससी के क्वेश्चन पेपर को देखोगे, साल 2025 के ही क्वेश्चन पेपर को उठा लो, तो एक बात आपको समझ में आएगी। जो इंडस्ट्रीज से अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं। देखो, सवाल इससे पहले भी अच्छे खासे पूछे जाते थे और अभी भी ये मेंटेन है, अच्छे खासे सवाल इंडस्ट्रीज से आते हैं। अब इस टॉपिक को कवर कैसे किया जाए, तो इसके लिए आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आपको क्लास 8th, क्लास 10th और क्लास 12th के सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, तो इकोनॉमिक्स में आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जितने भी आए हैं उसे पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको एलपीजी रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एसईजेड, ठीक है, तो इन सभी को तो हम लोगों ने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है। बचा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। तो इन सभी चीज़ों को अलग अलग क्यों पढ़ना, एक इंडस्ट्रीज टॉपिक को साथ में ही निपटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इंडस्ट्रीज टॉपिक को कवर करते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग ज्योग्राफी से, फिर हम लोग इकोनॉमिक्स समझेंगे, फिर करंट अफेयर्स और फिर फाइनली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज से। तो देखो दोस्तों, इंडस्ट्रीज को बहुत तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। अगर मैं आपको ये कहूँ, जो आपको रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे क्लासिफाई करना है इंडस्ट्री को, तो आप कहोगे जो रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है, तो फिर मैं कहूँगा जो कॉटन यूज़ होता है, वुलन यूज़ हो रहा है, जूट, सिल्क टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल। तो आप ये कहोगे जो ये सारी की सारी चीज़ें तो उगाई जाती हैं और इसीलिए इसको हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहेंगे। तो दोस्तों, कॉटन उगाना जो है वो है प्राइमरी सेक्टर का काम। ठीक है, लेकिन कॉटन, उगाए हुए कॉटन को प्रोसेस करके थ्रेड बनाना, फिर उसके हिसाब से शर्ट्स बनाना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिठाना, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर। तो आपका इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। क्लियर है। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है। तो फिर एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस आया है इन सेकेंडरी सेक्टर में, और ये एग्रो बेस्ड है, इसीलिए इसे हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को खोद कर ज़मीन से निकालते हो, उसकी प्रोसेसिंग करते हो और उसके बेसिस पे चीज़ें तैयार होती हैं, जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स। ये सारे के सारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इजी। देखो सवाल पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कृषि आधारित उद्योगों का सही प्रतिनिधित्व करता है। अब ये सवाल चाहता है जो आप बस सिलेबस कंप्लीट करो और मार्क्स ले जाओ। सीमेंट और पेट्रोकेमिकल्स मिनरल बेस्ड है। कॉटन टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्री दोनों एग्रो बेस्ड है। ठीक है, और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जूट टेक्सटाइल एग्रो बेस्ड है, लेकिन स्टील जो है ये मिनरल बेस्ड है। एडिबल ऑयल एग्रो बेस्ड है, एल्यूमिनियम मिनरल बेस्ड है। तो यानी कि सुटेबल ऑप्शन रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉटन टेक्सटाइल्स एंड शुगर इंडस्ट्री। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, अगर रोल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करना है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बेसिक और की इंडस्ट्री का। मान लो आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जो आगे चल के इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करे और ये आगे चल के रॉ मटेरियल हो बाकी इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आयरन एंड स्टील। आपने बनाया आयरन एंड स्टील, अब उसका इस्तेमाल आगे जाके आयरन एंड स्टील से बनी हुई चीज़ों में हो रहा है। ठीक है, और अगर आपने बनाया कॉपर और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग किया, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर से दूसरी इंडस्ट्री वायर बना रही है, एल्यूमिनियम से आपको एरोप्लेन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं बेसिक और की इंडस्ट्री जो है वो दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होता है, तो यहाँ पे चीज़ें कंज्यूम होती हैं किसके द्वारा, तो कंज्यूमर्स के द्वारा। ठीक है, तो यानी कि डायरेक्ट यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैंस, ये सारे के सारे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हैं। कंज्यूमर इसको सीधा कंज्यूम करते हैं, है ना। दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ऐसा है, जो इंडस्ट्रीज को एमएसएमई के आधार पे भी वर्गीकृत किया गया है ताकि उसी के आधार पे उनको बेनिफिट्स मिले। तो कैटेगराइजेशन कर दिया गया है, जो कौन सा माइक्रो इंडस्ट्री है, कौन सा स्मॉल इंडस्ट्री है, कौन सा
मीडियम इंडस्ट्री है। तो नया क्लासिफिकेशन आया है आपको अप्रैल 1 2025 से, ये आपको देखना होगा। पहले क्या होता था, जो एक ही क्राइटेरिया होता था, अब कंपोजिट क्राइटेरिया है। क्या है कंपोजिट क्राइटेरिया? तो अब इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं और टर्नओवर भी देखते हैं। ठीक है, अब ये दो चीज़ें क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं क्योंकि पहले एमएसएमई के दायरे में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ही आती थी, लेकिन अब सर्विस सेक्टर भी आने लगा है। तो भाई सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के नाम पे मशीनरी और इक्विपमेंट जो है वो कम होती है, तो फिर हम लोग टर्नओवर देखते हैं। तो फिर क्यों ना दोनों को देखा जाए, तो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट दोनों को देखेंगे और इसके बेसिस पे हम लोग दोनों को क्लासिफाई कर देंगे सेम डेफिनेशन पे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी और सर्विस सेक्टर को भी। तो भाई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होती है? तो भाई ऐसा है, जो सबके ऊपर में लिमिट लगे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट में आप देख लो 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़। तो इन सभी इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन नॉट मोर देन के एसोसिएटेड में ये सारे अमाउंट हैं, एक बार पढ़ लेना एग्जामिनेशन से पहले। टर्नओवर की बात करें तो नॉट मोर देन 10 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम का यही क्लासिफिकेशन है, बस एक बार आपको देखना है एग्जामिनेशन से पहले। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, जो भाई ओनरशिप के बेसिस पे कैसे इंडस्ट्री को क्लासिफाई करोगे। तो एक तो होता है पब्लिक सेक्टर, जो कि रन एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे भेल, सेल, गेल। यहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक जो होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी एलपीजी रिफॉर्म्स में पढ़ा था, जब हम लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट की बात की थी। तो हमने ये देखा था, जो गवर्नमेंट जो है अगर कभी भी मैनेजमेंट को लूज करती है तो उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक सेल। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो किसी और को दे दिया, लेकिन छोटा सा स्टेक निकालती है तो इसको हम लोग कहते हैं माइनॉरिटी स्टेक। इसी के ऊपर में सीजीएल में भी सवाल आया था। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? तो प्राइवेट सेक्टर ये होता है जो कि कोई इंडिविजुअल और ग्रुप चलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कह रहा हूँ मैं, सॉरी, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। ठीक है, इसके अलावा रिलायंस, बजाज ऑटो, ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर हैं। जॉइंट सेक्टर क्या होता है, जो कि एसएससी का फेवरेट है। जॉइंट सेक्टर ये होता है जो कि स्टेट और इंडिविजुअल्स दोनों जॉइंटली रन करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को। एग्जाम्पल के तौर पे ऑयल इंडिया लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड। ठीक है, एग्जाम्पल को मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको समझ में आएगा क्यों। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, जो सर आपने तो बताया था पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में भी आपको प्राइवेट स्टेक शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जॉइंट सेक्टर की क्या अलग कहानी है? बिल्कुल अलग कहानी है मेरे दोस्त। देखो सिंपल सी बात है, ये आपको समझना होगा। मान लो कोई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, एलआईसी का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। अब मान लो एलआईसी में गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है। इसका मतलब ये है, जो अगर ये गवर्नमेंट के पास मैनेजमेंट है तो उसका 51% से ज़्यादा शेयर होगा एलआईसी में। क्लियर है? इतनी बात आपने समझ ली। ठीक है, बाकी का 49% जो है वो जनता के पास शेयर होगा। ठीक है, तो इतना जनता होल्ड करती है। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल होल्ड कर ले, जनता होल्ड कर ले, जो भी है, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास है और वही इसको चलाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, जिसे हम लोग पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट कहते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं जॉइंट सेक्टर क्या होता है। तो दोस्तों ऐसा है, जो जॉइंट सेक्टर में गवर्नमेंट का मान लो शेयर हो गया 26%, बाकी का कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कोई प्राइवेट बॉडी है या फिर प्राइवेट लोग हैं, शेयर होल्डर हैं, जो भी है, उनका है स्टेक यहाँ पे 25%। बाकी का स्टेट कहाँ पे है, स्टेक कहाँ पे है? तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इससे इन्वॉल्व है, उसका स्टेक है। ठीक है, बाकी का। तो फिर यहाँ पे मैनेजमेंट किसके पास है? तो मैनेजमेंट किसी के पास नहीं है। यहाँ पे 26%, 25%, 49%। मैनेजमेंट के लिए आपको चाहिए 51% वाला मेजोरिटी, है ना? तो ये किसी के पास नहीं है। इसी को हम लोग ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिलके चला रही है इस चीज़ को। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये याद ही रख लेना, बहुत बार सवाल पूछते हैं। इसके अलावा मारुति उद्योग लिमिटेड, जो अब बदल चुका है। ठीक है, अब ये प्राइवेट हाथों में चला गया है, ये प्राइवेट हो चुका है। तो सवाल ये उठता है, जो प्राइवेट हो गया तो फिर यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों दिया? ये इसलिए दिया क्योंकि पहले ये जॉइंट सेक्टर हुआ करता था और आज के डेट में भी एसएससी में इसके ऊपर में सवाल पूछे जाते हैं, आरआरबी में सवाल पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये ऑप्शन आपके पास दिया गया है। दोस्तों कोऑपरेटिव सेक्टर की बात कर लेते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है ना, जो यहाँ पे प्रोड्यूसर और वर्कर जो होते हैं वही होते हैं ओनर।
और वही लोग ऑपरेट करते हैं। इसको कलेक्टिव ओनरशिप कहते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमूल, गुजरात का। अमूल में क्या चल रहा है, जो अगर आप अमूल को दूध सप्लाई करते हो तो फिर आप हो गए शेयर होल्डर अमूल के, ठीक है। तो ये जॉइंट ओनरशिप नहीं है, ये कोऑपरेटिव सेक्टर है, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र का है वो कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। वहाँ पे शुगर इंडस्ट्री कोऑपरेटिव सेक्टर के हिसाब से चलती है। किसान गन्ना उगाते हैं और ये गन्ना जो है वो मिलों में जाता है, जिसकी इसकी पिराई होती है और फिर यहाँ से शुगर बनता है। ये सारा का सारा किसान ही होल्ड करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधा सवाल पूछ देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। देखो सीजीएल का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। और आप यहाँ पे समझना, जो सारे के सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी से ही लिफ्टेड है। शुगर केन का जो सुक्रोज कंटेंट है वो घट जाता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। शुगर केन सुक्रोज कंटेंट डिक्रीजेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देखो अगर आप चाहोगे, जो शुगर केन उगाने के लिए बिहार बहुत ही बेटर है, लेकिन इंडस्ट्रीज के नाम पे बिहार सही नहीं है, इसको हम लोग महाराष्ट्र में इसको क्रश करें तो ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए है, इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, वायबल ही नहीं है। इसलिए वायबल नहीं है क्योंकि पर आवर आपके गन्ने का सुक्रोज कंटेंट जो है वो कम हो रहा होगा, ठीक है। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज ही है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं वेट लूजिंग इंडस्ट्री, यानी कि आपका जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसका वेट लूज होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, 100% सही बात है। शुगर इंडस्ट्री जो है, शुगर किससे बनता है, गन्ने से। गन्ना आपका खरीफ क्रॉप है। नॉर्थ इंडिया में खरीफ क्रॉप है, साउथ इंडिया में और भी मौसम में उगा लेते हैं क्योंकि वहाँ पे सालों साल मौसम गर्म रहता है। दोस्तों एक बात और समझो, जो ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला, द इंडस्ट्री इज अनसुटेबल फॉर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। यहाँ पे हमने ये पढ़ा है, जो महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा चलाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। इसको गलत होते ही आपके दो ऑप्शन हो गए एलिमिनेट, बच गया दो ऑप्शन। मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंक्लूड महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, अभी हमने एग्जाम्पल में भी देख लिया। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों अगर आप बल्क और वेट के हिसाब से इंडस्ट्री को क्लासिफाई करोगे, तो फिर रॉ मटेरियल्स का बल्क और वेट, इन दोनों को देखोगे तो फिर आयरन स्टील हैवी इंडस्ट्री है। और लाइट इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, तो फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल गुड्स बनते हैं जैसे फैन, वॉचेस, ये सारे के सारे लाइट इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो कि लाइट वेट गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हैवी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल भी बल्की होता है और गुड्स जो प्रोड्यूस होता है वो भी बल्की होता है, जैसे आयरन एंड स्टील। दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ लो फुट लूज इंडस्ट्री का और वेट लूजिंग इंडस्ट्री का। वेट लूजिंग इंडस्ट्री के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक है। जो प्रोसेसिंग के दौरान वेट लूज करे उसे हम लोग वेट लूजिंग इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने शुगर इंडस्ट्री के बारे में भी समझा। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ये भी वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। तो दोस्तों जब भी वेट लूजिंग इंडस्ट्री की बात आएगी तो इसका मतलब ये है, जो आपको हमेशा इंडस्ट्री वहाँ लगाना है जहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो। ऐसा नहीं है जो आप लोहे की खान से चीज़ें झारखंड में निकाल रहे हो और अपनी फैक्ट्री लगा रखे हो कश्मीर में। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, वायबल नहीं है। इसलिए क्योंकि वो वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में ही आपका खर्चा हो जाएगा इतना ज़्यादा। फुट लूज इंडस्ट्री क्या होता है, फुट लूज इंडस्ट्री वैसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो जहाँ मर्जी हो लगा दो, ठीक है। यानी कि इसके पैर जो हैं वो लूज हैं, फुट लूज हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, वॉच असेंबली, जहाँ मर्जी हो वहाँ लगा दो, ठीक है। देखो भाई कहाँ पे आपको लेबर चीप मिल रहा है, लगा दो, है ना। चलिए दोस्तों अब हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। क्या होता है ऑलरेडी हमने समझ रखा है। शुरुआत करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, दो पार्ट है। पहला पार्ट ये, जो ये इंडस्ट्री अपने आप में सेल्फ रिलायंट है, यानी कि कंप्लीट वैल्यू चेन में ये अपने आप में सेल्फ रिलायंट है। चाहे वो रॉ मटेरियल को उगाना हो या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है। बाहर से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सारा काम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ही हो जाता है। देखो और एक बात और, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रीकल्चर। 45+ मिलियन पीपल जो हैं
वो अभी आज के डेट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे एक्सपोर्ट का 11 से 15% टोटल एक्सपोर्ट देखता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल आउटपुट इसकी टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के 14 to 20% रहती है। दोस्तों मेजर टेक्सटाइल हब्स जो है उसको मैनचेस्टर्स हम लोग बुलाते हैं। यूके में एक जगह है मैनचेस्टर, टेक्सटाइल के नाम पे जाना जाता है। तो फिर हमारे भारत में मैनचेस्टर कौन सा है वो देखते हैं। अहमदाबाद में इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉटन मिल्स आपको लीडिंग है। इसके अलावा कोयम्बटूर ये साउथ इंडिया का मैनचेस्टर है और कानपुर नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर है। ये ट्रेडिशनली ये टाइटल दिया गया है, अब तो चीज़ें बदली हैं लेकिन ट्रेडिशनली यही टाइटल उनके पास ही है। तो कानपुर में आपको कॉटन और वुलन प्रोडक्ट्स का सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, और कोयम्बटूर में आपको कॉटन स्पिनिंग ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इनका रॉ मटेरियल के पास में प्रॉक्सिमिटी भी है कोयम्बटूर, तो फिर बेटर है, यहीं पे इन्होंने इंडस्ट्री लगा रखा है। अब कॉटन उगाने के लिए क्या आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो कॉटन के लिए सबसे सुटेबल होता है ब्लैक सॉइल, जिसको हम लोग रेगुर और डेक्कन ट्रैप जो होता है ना वो वाला इलाका ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये वाला जो इलाका है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए सुपीरियर माना जाता है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ देते हैं जो भाई कॉटन प्रोडक्शन में महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो डोमिनेट क्यों करता है। ठीक है, इसलिए करता है क्योंकि रॉ कॉटन की अवेलेबिलिटी वहाँ पे अच्छी खासी है और ये कॉटन बेल्ट के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है। इसके अलावा जो ब्लैक सॉइल वाला कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको समझा दिया। डोमेस्टिक मार्केट वहाँ पे अच्छा खासा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी खासी मिल जाती है। क्लाइमेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा साथ देता है, तो यहाँ पे मॉइस्ट क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इसके कारण जो धागे बनते हैं वो जल्दी टूटते नहीं हैं ड्यूरिंग द स्पिनिंग। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर ये सारे के सारे जो हैं वो कॉटन के लिए जाने जाते हैं। कानपुर जो है वो हिस्टोरिकल हब होता था। हिस्ट्री को समझ लेते हैं दोस्तों। पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है वो फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता में लगाया गया था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा था। कब की बात है, तो 1818 याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। 1854 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पहला मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल लगाया गया मुंबई में CN दवर के द्वारा। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा। तो इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है कोवास जी नाना भाई नाना भाई दवर। ठीक है, CN दवर मुंबई के पहले कॉटन टेक्सटाइल के संस्थापक। चलिए दोस्तों, एक सवाल है CHSL में पूछा है, विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स वाज कंसंट्रेटेड इन कॉटन प्रोडक्शन इन अर्ली ईयर्स टू डेवलप द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। प्रारंभिक वर्षों में वस्त्र उद्योग के विकास हेतु कपास उत्पादन किन राज्यों में केंद्रित था। तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र एंड गुजरात। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करो, सारे सवाल आपके हो जाने हैं। आप ऑप्शन देख के पंजाब, हरियाणा इन सभी पे कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो महाराष्ट्र एंड गुजरात जो था वो शुरुआत में कॉटन प्रोडक्शन में ऊपर था। दोस्तों PM मित्रा ये आपका करंट अफेयर्स हो गया। 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स बनाए गए हैं। ठीक है, जो कि टेक्सटाइल को एंड टू एंड वैल्यू चेन प्रोवाइड करते हैं और इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होता है। ठीक है, तो फिर इसको तो आपको समझना होगा, करंट अफेयर्स है आपके लिए। सबसे पहली बात, ये 7 कौन से क्षेत्र हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात, PM मित्रा होता क्या है, तो PM का मतलब हो गया प्रधानमंत्री। M का मतलब क्या होता है, तो M का मतलब हो गया मेगा। ठीक है, मेगा इंटीग्रेटेड। T फॉर टेक्सटाइल। R फॉर क्या होता है, R फॉर होता है रीजन। एंड A फॉर अपैरल। अपैरल, यही कपड़ा को ही अपैरल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका PM मित्रा। कौन सा 7 स्टेट, कौन सा 7 जगह है डिफरेंट स्टेट्स में, ये भी आप यहाँ पे देख लो। लखनऊ ग्रीनफील्ड, गुजरात ग्रीनफील्ड, फिर महाराष्ट्र अमरावती ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड में डिफरेंस क्या होता है वो समझ लो। ग्रीनफील्ड का मतलब ये है जो यहाँ पे सरकार जो है वो स्क्रैच से काम शुरू करेगी, यानी कि जीरो से काम शुरू होगा। ब्राउन फील्ड में वहाँ पे पहले से कुछ इंफ्रा है, पहले से कोई ढांचा है और फिर इसको और फंडिंग दी गई है, पैसे दिए गए हैं ताकि और ये डेवलप हो। तो फिर ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। दोस्तों कर्नाटका का कलबुर्गी, यहाँ पे ग्रीन फील्ड मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है। ग्रीन फील्ड यहाँ पे तमिलनाडु में विरुद्धनगर में। फिर तेलंगाना ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड मध्य प्रदेश धर। ठीक है, तो ये सारे के सारे PM मित्रा पार्क यहाँ पे बनने वाले हैं।
और ये सारा खेल जो है वो 5F प्रिंसिपल पे आधारित है। अब मोदी जी की ये खासियत रही है जो वो एक्रोनिम्स पे ज़्यादा खेलते हैं। 5F का मतलब क्या है? 5F का मतलब ये है जो पहले फार्म, फार्म से फाइबर, फाइबर से फिर क्या होता है? फाइबर से फैक्ट्री, और फिर फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेनर। ठीक है, मतलब फॉरेनर नहीं, फॉरेन, इस यानी कि एक्सपोर्ट। ये सारी की सारी चीज़ें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए की जाती है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, बहुत ही ज़्यादा लेबर इंटेंसिव काम है। दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही एक सब इंडस्ट्री है जिसका नाम है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट को कलर देख लो, यहाँ पे ये गोल्डन कलर का दिख रहा है आपको, ये गोल्डन फाइबर जूट इंडस्ट्री है। पहला प्रोडक्शन और दूसरा एक्सपोर्ट, दोनों डेटा आपको याद रखने पड़ेंगे। तो भाई हम लोग प्रोडक्शन में है नंबर 1, एक्सपोर्ट में है नंबर 2। नंबर 2 इसलिए क्योंकि बांग्लादेश हमारे लिए एक्सपोर्ट में ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन में हम लोग ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है जो भाई हम लोग जितना प्रोड्यूस करते हैं उसी के हिसाब से कंज्यूम भी ज़्यादा करते हैं। क्लियर है? पहला मिल कहाँ पे बना था? तो पहला मिल 1855 में रिशरा में बना था, नियर कोलकाता। दोस्तों, ये दौर ही था इंडस्ट्रीज लगाने का। तो यहाँ पे देखो 1855 में जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री लग रहा है, और 1854 में पहला मुंबई का कॉटन टेक्सटाइल जो सक्सेसफुल था वो वाला लग रहा है 1854 में। 1818 वाला तो फ्लॉप हो गया, समझ में आया? तो चीज़ों को ऐसे ही जोड़ के आपको पढ़ना है। दोस्तों, अब देखो 1947 का जो पार्टीशन हुआ था, ठीक है, तो फिर बांग्लादेश जो है ना वो अलग हो गया, वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया। लेकिन जब ये जूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो जितनी भी होती हैं, फैक्ट्रीज जो थी, वो हमारे यहाँ रह गई, लेकिन जो जूट उगाने वाला लैंड जो था वो चला गया बांग्लादेश में, लगभग 3/4। यही कारण है जो बांग्लादेश इसका जम के उत्पादन करती है। कहाँ पे ज़्यादा उगता है? तो ये हुगली रिवर बेल्ट के आसपास अच्छा खासा उगता है। अब ये जो हुगली का पानी होता है उसमें रेटिंग अच्छे से हो जाती है। रेटिंग का मतलब क्या है? तो इसके फाइबर का ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है ना, पानी में भिगा भिगा के इस लोग को रखते हैं, ठीक है, फिर इसको धूप में रखेंगे, फिर पानी में रखेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग रेटिंग कहते हैं। इसे भी आपको समझना होगा। जैसे मान लो लेदर जो है, लेदर को प्रोसेस करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं टैनिंग, है ना? उसी तरीके से रेटिंग जो है वो जूट के लिए होता है। फाइबर प्रोसेसिंग को हम लोग रेटिंग कहते हैं, ठीक है। पानी वहाँ पे आसानी से मिल जाता है, ये सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। इंटरनेशनल जूट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? तो ये है आपको ढाका में, ठीक है। नेशनल जूट पॉलिसी कब आई थी? तो 2005 में आई थी। किस लिए? तो भाई प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, शुगर इंडस्ट्री को समझ लेते हैं। भाई ऐसा है, जो प्रोडक्शन में हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं, और यहाँ पे ब्राज़ील जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है शुगर बनाने में, ठीक है। लेकिन अगर बात होगी गुड़ और खंड सरी बनाने में, जो कि एक तरीके से रॉ शुगर ही होता है, इसमें नंबर 1 है हम लोग, और कंज्यूम भी जमकर करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या होता है भाई शुगर केन इंडस्ट्री का, शुगर इंडस्ट्री का? तो शुगर केन, ठीक है। और ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, पेरिशेबल क्रॉप है। पेरिशेबल का मतलब ये होता है जो चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने ये देखा, जो भाई शुगर आप आज खेत से गन्ना काट के ले जाओ, आपका 24 घंटे में उसका सुक्रोज कंटेंट जो है वो लो हो जाएगा। तो फिर जल्दी ही आपको पहुंचना पड़ेगा मिल के पास, ताकि उसकी क्रशिंग हो सके। अब पहला मिल कहाँ पे बना था? तो इसमें आपके पास 2 डेटा है। पहला तो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहता है जो भाई आपका यूपी में प्रतापपुर एक जगह है, वहाँ पे 1903 में पहला मिल शुगर इंडस्ट्री बना था, देवरिया यूपी में, ठीक है। और दूसरा डेटा ये है जो बिहार के मरहोवड़ा, छपरा के पास एक जगह है बिहार में, वहाँ पे 1904 में बना था, ठीक है। और ये पहला सक्सेसफुल लार्ज स्केल वेंचर था, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे सवाल आए उसी के हिसाब से बिहेव करना। अब ये जो डेटा बिहार वाला देख रहे हो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही निकल के आया है, और ऊपर वाला एनसीईआरटी से आया है। तो फिर दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं होंगे, लेकिन जो ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आपको बिहेव करना है, ठीक है। और जैसा कि हमने समझा, शुगर इंडस्ट्री जो है ये बेस्ट सूटेड फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर, क्योंकि किसान ही शुगर केन उगाएंगे, और जो शुगर मिल होगा उसी में उनका भी स्वामित्व होना चाहिए, ओनरशिप होना चाहिए, ठीक है। सीजनल क्रॉप है, ठीक है। और फार्मर का
कलेक्टिव पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए। यही सवाल इस बार सीजीएल में पूछ दिया इन्होंने। ठीक है दोस्तों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो क्यों शुगर इंडस्ट्री साउथवर्ड शिफ्ट हो रही है। दोस्तों पहले ये क्लास 10th के एनसीईआरटी में होता था ये कॉन्सेप्ट, और ये आज से नहीं है, 10 साल 15 साल पहले से है। ठीक है, ये बात है, तो कुछ नहीं बदला, ना ही शुगर इंडस्ट्री और ना ही उसके साथ से जुड़ा हुआ कंटेंट। ठीक है, तो देखो शुगर आपको इंडस्ट्री जो है वो उत्तर प्रदेश से निकल के अब महाराष्ट्र कर्नाटका की ओर ज़्यादा मूव कर चुकी है। कारण क्या है, तो फिर महाराष्ट्र कर्नाटका का जो शुगर केन जो होता है ना, उसमें सुक्रोज कंटेंट हाई होता है। ठीक है, और वहाँ पे लॉन्गर क्रशिंग सीजन भी होता है, और ह्यूमिड क्लाइमेट होने के कारण आपका सुक्रोज लॉस भी कम होता है। तो यही कारण है जो कर्नाटका की जो शुगर मिल्स हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा संख्या में दिखेंगे कर्नाटका में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सुक्रोज कंटेंट हाई होता है, क्रशिंग इसीलिए बेटर वहीं पे माना जाता है। तो यही कारण है जो अब उत्तर प्रदेश से चीज़ें निकल के महाराष्ट्र कर्नाटका की ओर मुड़ गई हैं। दोस्तों एक सवाल है आपके लिए जो कि सीजीएल में ही पूछा है। इंडिया रैंक्स एज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, बिल्कुल सही बात है। इंडिया रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसरी, बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेटमेंट कहाँ से आ रहे हैं? एनसीईआरटी से आ रहे हैं। शुगर इंडस्ट्री यूजेस लाइट वेट रॉ मटेरियल, क्या ये स्टेटमेंट सही है? आंसर इज नो, ये गलत है। ठीक है, तो तीसरा हटा दो ना ऑप्शन, ये हट गया। ठीक है, ये हट गया, बचा 1 2 एंड 4 एंड 1 1 2। तो चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार टुगेदर हाउसेज अबाउट 60% ऑफ द शुगर मिल, क्या ये बात सही है? नो, ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 विल बी द राइट आंसर। तो अब ये स्टेटमेंट गलत कैसे हुआ? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा ना, जो किस तरीके से ये साउथवर्ड शिफ्ट आपको देखने को मिलता है, तो अभी भी उत्तर प्रदेश में तो अच्छे खासे शुगर मिल दिख जाएंगे, लेकिन बिहार बुरी तरीके से बर्बाद है। ठीक है, वहाँ पे बहुत कम हो गया शुगर मिल, सारी तो शुगर मिल बंद ही हो गए बिहार में ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी थोड़े बहुत खुले भी हैं। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी हिस्सेदारी नहीं है, सारा का सारा हिसाब किताब कर्नाटका और महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गया है थ्रू कोऑपरेटिव सेक्टर्स। दोस्तों मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे क्या होता है, ये सब ऑलरेडी हमने समझ रखा है। इंपॉर्टेंट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसको बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, क्यों बेसिक कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो बाकी के इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो इस पे टिके हुए होते हैं। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने बेसिक और की इंडस्ट्री समझा था, इसीलिए। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का क्या क्या रेशियो है वो देख लो, स्टील बनता कैसे है। तो भाई आपको आयरन ओर लगेगा 4 पार्ट, कोकिंग कोल लगेगा 2 पार्ट, लाइमस्टोन लगेगा 1 पार्ट। ठीक है, और इसके अलावा मैंगनीज भी मिलाया जाता है ताकि स्टील को हार्डन किया जा सके। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन के आसपास ही सारे के सारे आपको आयरन इंडस्ट्रीज, आयरन और स्टील इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है? क्योंकि रॉ मटेरियल की प्रॉक्सिमिटी वहाँ पे ज़्यादा है, पहली बात। और दूसरी बात, ये कैसा इंडस्ट्री है? तो ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, यही कारण है। दोस्तों इतिहास को देख लेते हैं, सवाल पूछ देते हैं। 1870 में, ठीक है, पहला मॉडर्न आयरन और स्टील वर्क्स इंडिया का स्थापित हुआ। कहाँ पे? तो कुल्टी वेस्ट बंगाल में, नाम था बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स। ठीक है, फिर आ जाओ 1907, बहुत बार सवाल पूछते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनाई गई। ठीक है, टिस्को, कहाँ पे? तो जमशेदपुर झारखंड में। किसने बनाया? तो जमशेद जी टाटा और दोराबजी टाटा ने। ये पहला प्राइवेट सेक्टर आयरन और स्टील प्लांट है। 1919 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको आता है कहानी में। कहाँ पे? तो हीरापुर बर्नपुर वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आयरन, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। कहीं कहीं पे ये 1999 1918 आपको दिखेगा, बस आपको यहाँ पे समझ लेना इस बात को। अभी सेल इसको मैनेज कर रहा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको मैनेज करता है। ठीक है, 1923 में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स आता है। कहाँ पे? तो भद्रावती कर्नाटका। अब एक चीज़ गौर करना आप, ठीक है, सारे जो आयरन एंड स्टील वर्क्स है ना वो किसी न किसी रिवर के किनारे हैं। जैसे विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स जो है वो भद्रावती रिवर के किनारे है। टाटा आयरन एंड स्टील यहाँ पे सुवर्ण रेखा बहती है। पूछ देते हैं सवाल, सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा का मतलब क्या होता है? जो गोल्डन स्ट्रीक यानी कि गोल्डन लाइन। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस रिवर से गोल्ड निकलते हैं एज अ प्लेसर डिपॉजिट। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होता है निकालना, यानी कि प्रोविजनिंग बहुत ही महंगा होता है, तो बस नाम ही रह गया है। ठीक है, ये विश्वेश्वरैया आयरन और स्टील वर्क जो है ये पहला पब्लिक सेक्टर आयरन और स्टील प्लांट इंडिया का था। राउरकेला स्टील प्लांट 1961 में बनता है। ये पहला
इंटीग्रेटेड पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट है। ठीक है, सभी के ऊपर में सवाल आ चुके हैं, सभी आपको पढ़ के ही जाना है। दोस्तों, गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव समझ लो, जो कि बहुत बार सवाल में आते हैं, इसको आपको याद करना होगा और मैं ही आपको याद कराऊंगा। ठीक है, देखो 1959 में दुर्गापुर स्टील प्लांट बनाया जाता है, किसके सहयोग से? तो यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। ठीक है, 1955 में ये स्टैब्लिश हुआ, 1959 में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ भिलाई स्टील प्लांट का। सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला यही हो गया ना 1955, जो कि गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव, जो कि किसी फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ बना है, तो इंपॉर्टेंट है। भिलाई किसने बनाया था? तो सोवियत यूनियन के सहयोग से ये बना है। कहाँ पे है ये? तो छत्तीसगढ़ में है। 1959 में राउरकेला स्टील प्लांट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो डेटा में कहानी में अंतर क्या है। तो यहाँ पे राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो आपको दिख रहा है 1959, यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो 1961। हुआ कैसे? तो यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो रही है। प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ? सेटअप हुआ 1959 में। ये बात आपको समझनी होगी। कहाँ पे है ये? राउरकेला। तो राउरकेला उड़ीसा में है। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट सोवियत यूनियन के हेल्प से बनाया गया था। तो ये चार चीज़ें आपको याद रख लेनी हैं, जो किसके सहयोग से ये कब बना था। ठीक है, देखो इस इमेज को देखो, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ये कौन है? तो ये हैं क्वीन एलिजाबेथ। ये क्या कर रही हैं? तो दुर्गा जी की मूर्ति बना रही हैं, जो कि स्टील की है और इसी को ये बनाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, एज अ स्कल्पचर। ये कौन है? तो ये हैं व्लादिमीर पुतिन। किस पे बैठे हुए हैं? तो बोका इसको कहते हैं। ठीक है, ये मेल गोट है, इसको मेल गोट इसको कहते हैं बोका। ठीक है, यूपी बिहार बंगाल में इसको बोका बुलाया जाता है। ये कौन है? तो ये हैं हिटलर, एडोल्फ हिटलर। कहाँ के हैं? तो ये हैं जर्मनी के। क्या कर रहे हैं? तो ये स्टील का केला खा रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या याद हो रहा है? और उसके अलावा देखो पुतिन क्या लेकर घूम रहे हैं? तो बहुत बड़ा सा भाला लेकर घूम रहे हैं। ठीक है, तो इससे कुछ कुछ चीज़ें याद करने की कोशिश करो, अगर शायद याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो मुझे तो कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, जो बोकारो बोकारो सोवियत यूनियन के हेल्प से बना होगा, तभी तो ये बोका पे बैठा हुआ है ना। और इसके अलावा ये भाला शायद भिलाई हमें याद दिला दे। तो एग्जामिनेशन से पहले इस इमेज को देख लेना, बस काम हो जाएगा। तो भिलाई किसके हेल्प से बना है? तो ये भी यूएसएसआर के हेल्प से बना है। जर्मनी का जो हिटलर है वो खा रहा है केला, यानी कि राउर केला इससे कुछ ना कुछ रिलेटेड है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको याद हो ना हो। एग्जामिनेशन में ऑप्शन देखोगे तो ये इमेज अगर थोड़ा सा भी आ गया दिमाग में तो आप सही ऑप्शन टिक लगा दोगे। इसी तरीके से विजुअलाइजेशन टेक्निक काम करती है, आपके दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं देगी और चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो राउरकेला जर्मनी की हेल्प से, और एलिजाबेथ दुर्गा जी की बना रही हैं, तो यानी कि मूर्ति बना रही है, यानी कि दुर्गापुर वाला जो स्टील प्लांट है वो यूके, एलिजाबेथ है ना, उनके हेल्प से बना है। याद हो जाएगा? चलो एक बार फिर से पढ़ लो, याद हो जाना चाहिए। दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम, भिलाई सोवियत यूनियन, राउरकेला जर्मनी, बोकारो सोवियत यूनियन। क्लियर है? अब ईयर एस्टेब्लिशमेंट की बात कर लें तो सबसे पहली बात, ईयर एस्टेब्लिशमेंट को लेके ज़्यादा सवाल नहीं पूछते हैं। क्यों? क्योंकि इसको लेके डिस्क्रिपेंसी हो जाती है, जो कब बना है, एस्टेब्लिश हुआ है, और कब इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे सवाल गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये बात एग्जामिनेशन लेने वाले भी समझते हैं। वैसे फिर भी आप 1959 को बेस बना लेना। ठीक है, तो 1959, 1959, 1959 और 1964। ठीक है, चलिए एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखो भाई, इस तरीके का एल्यूमिनियम दिखता है। ये क्या है? तो ये है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमिनियम का ओर है। ठीक है, तो बल्कि रेडिश कलर्ड रॉक, ठीक है, ये होता है बॉक्साइट। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देते हैं। ये प्राइमरी रॉ मटेरियल होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा माइनिंग करनी पड़ती है और रिफाइनिंग करनी पड़ती है, तब जाके इसका स्मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब जाके एल्यूमिनियम बनता है। ठीक है, इंडिया का रैंक क्या है? तो सेकेंड नंबर है ग्लोबली आफ्टर चाइना। लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर हमारे भारत का कौन सा है? तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको। ठीक है, अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? तो हिंडाल्को। हिंडाल्को कौन देखता है? तो आदित्य बिरला ग्रुप आज के डेट में वही देखता है, एबीजी। ठीक है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में। क्यों? क्योंकि हल्का होता है, बर्तन बनाने में, वायर्स बनाने में। ठीक है, और इसको स्टील, कॉपर और जिंक और लेड का सब्स्टिट्यूट कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, मेजर बॉक्साइट रिजर्व आपको कहाँ पे मिलेगा, तो एक नाम आपको याद रख लेना है, वो है उड़ीसा, नंबर वन। उड़ीसा आपको आयरन में भी नंबर वन है, और एल्यूमिनियम यानी कि बॉक्साइट में भी नंबर वन है। इसको हम लोगों ने ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। इस कहाँ पे, तो रिसोर्सेज इन इंडिया वाले लेक्चर में। झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये सारे के सारे आपको बॉक्साइट रिजर्व यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों एक छोटी सी कहानी है, सिंपल सी बात है। एल्यूमिनियम की रिफाइनरी की बात करें तो सबसे पहले मूडी वर्क्स बना, कहाँ पे, तो 1948 में इंडाल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इंडाल का मतलब हुआ इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड, ठीक है, झारखंड में है। ये मूडी जो है ये झारखंड में जगह है, और ये पहला रिफाइनरी था। फिर अल्लुपुरम वर्क्स, ये स्मेल्टिंग करने का काम करती थी, इसको भी इंडाल ने सेट किया था, कहाँ पे, तो केरला में, अलवाई में। और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने इन दोनों को टेक ओवर कर लिया, एक्वायर कर लिया, इंडाल को ही एक्वायर कर लिया, ठीक है। और मूडी वर्क्स के साथ मर्ज करके ऑपरेशन ये कर रहा है, और ये आपका प्राइवेट इंडस्ट्री में नंबर वन प्रोड्यूसर बन चुका है। आदित्य बिरला बिरला ग्रुप इसको मैनेज करती है। दोस्तों बात कर लेते हैं केमिकल इंडस्ट्री की। केमिकल इंडस्ट्री कहाँ पे आपको दिखेगी, तो ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, ठीक है, वहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री लगाई जाती है। अक्सर आपको ऑयल रिफाइनरीज के पास में ही केमिकल इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि इजी एक्सेस टू द रॉ मटेरियल्स, ठीक है। अब हमारे यहाँ एक, जैसा कि हमने टेक्सटाइल में पढ़ा था ना, जो सेल्फ रिलायंट है, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा वैल्यू चेन जो है उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहीं बाहर से हेल्प नहीं लेती है, ठीक है, अपने आप में सक्षम है। केमिकल इंडस्ट्री की एक खासियत ये है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आता है, जो इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है केमिकल इंडस्ट्री का, तो केमिकल इंडस्ट्री खुद, ठीक है। तो यानी कि जो भी केमिकल्स बनती है वो आगे फर्दर केमिकल बनने में ही यूज हो जाता है। समझ में आया। तो केमिकल इंडस्ट्री इटसेल्फ एज अ बेसिक केमिकल्स आर फर्दर प्रोसेस्ड इनटू द अदर प्रोडक्ट्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछेंगे, जो कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा खुद को कंज्यूम कर लेती है, पूरी की समझो पूरी की पूरी तरीके से खुद ही कंज्यूम कर जाती है, तो वो है केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। दोस्तों शुरुआत करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको मिलता है, ठीक है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में हमारा रैंक क्या है, तो भाई दूसरे नंबर पे है आफ्टर चाइना, ठीक है। तीन तरीके के फर्टिलाइजर्स आपको याद रखने हैं, एनपीके, ठीक है। एनपीके में क्या है ना, जो एक तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जिसका सबसे ऊपर का किंग है, मतलब सबसे बड़ा किंग है यूरिया। यूरिया बनाने में हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ग्लोबली। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं, यानी कि डीएपी। डीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डाई अमोनियम फॉस्फेट, तीसरे नंबर पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की बात करें तो यहाँ पे एनपीके, ठीक है। एनपीके में क्या होता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, इसी को हम लोग खेतों में डालते हैं थ्रू द रेशियो। किसी भी खेती में ये एनपीके ही चलता है, मतलब आपको अगर खेती करनी है, फर्टिलाइजर डालना है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का एक रेशियो डालना पड़ेगा। डिपेंड करता है, जैसे आप चावल उगा रहे हो तो 4:2:1, 4 आप यूरिया मिलाओगे, 2 आप फास्फोरस मिलाओगे और 1 पोटाशियम मिलाओगे। दोस्तों पोटाश की बात कर लेते हैं। पोटाश में हम लोग ज़ीरो हैं, मतलब उगा ही नहीं पाते हैं कॉमर्शियली, हमारे यहाँ ये अनयूजेबल रिजर्व है, पोटाश का ज़ीरो है ही नहीं हमारे यहाँ, सारा माल बाहर से आता है। अब ऐसा क्या हो गया भाई, भारत में हर चीज़ मिल जाता है, ये पोटाश क्यों नहीं मिल रहा है। तो देखो पोटाश आपको मिलेगा कहाँ पे, तो ऐसा नहीं है जो किसी आप लैब में जाके, जैसे जैसे आप यूरिया बना रहे हो लैब में, ठीक है, उस तरीके से आप पोटाश भी बना लो, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको समंदर जो होता है ना, अगर मान लो शुरुआत के समय में क्या हुआ था, जो समंदर बहुत जगह पानी भर गया था और वो धीरे धीरे समंदर सूख गया था। सूख जाने के बाद वहाँ पे सॉल्ट की एक ये लेयर जम जाती है, उस लेयर में आपको पोटाशियम सॉल्ट होता है, ठीक है, जो हमारे भारत में है ही नहीं, इसीलिए हम लोग बाहर में निर्भर हैं। अभी वैसे राजस्थान में का जो ये हनुमानगढ़ है, बीकानेर के पास, ये सारी जो जगह हैं वहाँ पे मिला है, लेकिन अभी तक वो वायबल नहीं हुआ, निकाला नहीं गया है अभी तक, ठीक है। दोस्तों पूछते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ठीक है, अभी आपके सामने सवाल भी दिखेंगे, इस बार भी पूछा है सवाल, ठीक है। चलिए,
हिस्ट्री समझ लेते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का। पहला आपको रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया 1906 में, याद कर लेना, ठीक है। फिर 1951 में पहला पब्लिक सेक्टर फर्टिलाइजर प्लांट सिंदरी झारखंड में लगाया गया। एशिया का लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो भी सिंदरी में है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, समझना होगा। अब ये इंडस्ट्री फर्टिलाइजर की बूम पे कैसे गई? तो इसलिए बूम पे गई जब भाई ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में आया तो फिर अचानक से फर्टिलाइजर का डिमांड बढ़ गया। इसके अलावा अभी जो हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन बिछाया गया है, ठीक है, तो ये आपको सप्लाई चेन को सुधार दिया। तो इससे क्या हुआ, जो फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ फर्टिलाइजर का इशू है नहीं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, जो एक्सेसिव फर्टिलाइजर किसी भी खेत का फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता है, तो एक बड़ा समस्या है। इसके लिए हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर्माकल्चर, इन सभी पे जोर दे रहे हैं। सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिंपल सा ये पढ़ लेना है। जो पहला प्लांट 1904 में चेन्नई मद्रास में लगाया गया था। नंबर 2 पे आते हैं रैंकिंग में आफ्टर चाइना, ठीक है। इसका मेन रॉ मटेरियल है लाइमस्टोन, जिप्सम, सिलिका, ठीक है। और आपको भारत में कहाँ पे सबसे ज़्यादा सीमेंट उगाया जाता है, उगाया नहीं मतलब ये प्रोड्यूस किया जाता है, तो आंसर इज गुजरात, ठीक है। कारण क्या है, तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का एडवांटेज मिल जाता है, पोर्ट्स वगैरह का, ठीक है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन है प्रोड्यूसिंग की बात करें तो राजस्थान क्यों है, तो रॉ मटेरियल्स यानी कि यहाँ पे लाइमस्टोन रिजर्व्स अच्छा खासा है राजस्थान में, इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री जो है वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। देखो भाई, ऐसा है, जो हम लोग जो हैं, इंडिया का जो रैंक है वो है 4th लार्जेस्ट ग्लोबली आफ्टर चाइना, यूएसए और जापान। ये अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? अच्छी बात इसलिए है क्योंकि 4th लार्जेस्ट नंबर पहुंचना बहुत बड़ी बात है। BMW कौन बनाता है? जर्मनी, ठीक है। वोक्सवैगन कौन बनाता है? जर्मनी। पीछे छोड़ दिया हमने, ठीक है। अभी उससे ज़्यादा हम लोग गाड़ी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो आप ये समझो, जो चाइना नंबर 1 पे है, होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है। यूएसए एक समय पे नंबर 1 पे था, और इसीलिए यूएसए का एक जगह है जिसका नाम है डिट्रॉइट, ठीक है। मिशिगन एक जगह है, वहाँ पे एक जगह डिट्रॉइट। अब ये जो डिट्रॉइट जो है वो अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस था। अब इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हम लोग डिट्रॉइट ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो डिट्रॉइट ऑफ इंडिया कहते हैं चेन्नई को। समझ में आया? तो कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देते हैं, लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब कौन सा है? तो लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब है पुणे, महाराष्ट्र। यहाँ पे टाटा, बजाज, मर्सिडीज बेंज, वोक्सवैगन, ये सारी चीज़ें बनती हैं। पहला इंडियन कार मैन्युफैक्चरर कौन था? तो ये था हिंदुस्तान मोटर्स 1942 में, जिसने एम्बेसडर बनाई थी। बंद हो गई ये कंपनी, ठीक है। और यही कारण है जो कोलकाता की सड़कों से पीली वाली टैक्सियाँ भी गायब हो गई, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न कार फैक्ट्री की बात करें तो मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है, जो कि एक जॉइंट इंडस्ट्री थी, ठीक है, उसने बनाया था मारुति 800, ठीक है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, बस सिंपल सा एक लाइन याद रख लेना, जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहते हैं। इसके अलावा हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, नोएडा, ये सारे के सारे आईटी हब हैं। कोर इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझ लो, इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ठीक है। तो देखो ऐसा है, जो इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन 8 ऐसे सेक्टर हैं जो जिनका वेटेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कि ये 8 सेक्टर मिला के पूरे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के 40.27% शेयर होल्ड करते हैं, वेटेज होल्ड करते हैं। कोर इंडस्ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको आईआईपी से आया, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से, ठीक है। और इसका बेस ईयर 2011-12 ही है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने देखा, जीडीपी का, इन सभी का बेस ईयर चेंज हो रखा है, ठीक है, लेकिन इसका बेस ईयर अभी तक तो यही है, ठीक है। ये डेटा कौन रिलीज़ करता है? तो ये डेटा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रिलीज़ करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। दोस्तों 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को मैंने वेटेज के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे ये पूछेंगे, जो कौन सा इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज है? तो राइट आंसर इज़ रिफाइनरी। दोस्तों याद करो, हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं? तो हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्रूड ऑयल करते हैं। फिर अपना कंजम्पशन तो होता ही होता है, लेकिन हम लोग का रिफाइनरी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं और एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, ठीक है। तो फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो है हमारे यहाँ, वो कोर इंडस्ट्रीज़ के
टॉप पे बैठा हुआ है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, ये सारे के सारे कोर इंडस्ट्रीज हैं। अगर इनको आंच आती है तो फिर दूसरी इंडस्ट्रीज भी प्रभावित होती हैं। पूरा का पूरा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो गड़बड़ा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ देंगे जो इसमें से कौन सा इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्री का पार्ट है। तो याद रखने के लिए आप ट्रिपल सी फ्रेंड्स याद रख लेना। कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस और स्टील। याद रहेगा, याद कर लेना, ठीक है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना के कॉन्सेप्ट से। दोस्तों ऐसा है, जो हमने देखा था, जो एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था डिसइन्वेस्टमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट ये कहती है जो भाई वी हैव नो बिजनेस इन डूइंग बिजनेस, हम लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए नहीं है, हम लोग यहाँ पे वेलफेयर मीन्स के लिए हैं, हम लोग यहाँ पे गुड गवर्नेंस चाहते हैं, ठीक है। फिर इसमें इंडस्ट्री चलाने का क्या काम, तो फिर ऐसी इंडस्ट्रीज को बेच मारो जो कि काम की नहीं है, और धीरे धीरे इंडस्ट्री में भी डिसइन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। तो फिर लोगों को ये समझाने के लिए जो भाई ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजिक हो रही हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे नवरत्ना स्कीम का ऑप्शन भी गवर्नमेंट लेकर आई। ये क्या है, तो ये कहती है जो भाई वैसी इंडस्ट्रीज़ को ही हम लोग बेच मारेंगे या फिर उसमें अपना शेयर कम करेंगे जहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं जो यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं। जिस चीज़ को अच्छे से चला ले रहे हैं उनको और भी ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो यानी कि नवरत्ना स्कीम जो थी वो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी को देने के लिए लाई गई थी, ताकि ये नवरत्ना कंपनी जो हैं, ठीक है, वो ग्लोबली compete कर सकें। ये बात आपको समझनी होगी, यही सवाल पूछते हैं बार बार, कौन इसको देता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये नवरत्ना स्कीम चलती है, ठीक है। अभी आज के डेट में 26 नवरत्न कंपनीज हैं। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आपको महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना का कॉन्सेप्ट समझ लो। सबसे पहले कहानी में आया नवरत्ना, नहीं मिनी रत्ना और नवरत्ना, दोनों 1997 में। बाद में आया आपका महारत्ना। आज के डेट में महारत्ना कितने हैं, तो 14। ये नाम आपको पता होने चाहिए। इनको कितना ऑटोनॉमी मिला है, तो भाई 5,000 करोड़ बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल के ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन कौन है महारत्ना कंपनी, तो ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, गेल, उसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, बीएचईएल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हाल ही में जुड़ा है आरईसी लिमिटेड, और फिर पीएफसी लिमिटेड। सबसे इंपॉर्टेंट एचएएल जो कि 2024 में जुड़ा है, सवाल कभी भी पूछ सकते हैं। नवरत्ना की बात कर लेते हैं। दोस्तों टोटल 26 कंपनी है नवरत्ना, इतना याद नहीं रखने की जरूरत है, बस इतना समझ लो जो इसमें ऑटोनॉमी 1000 करोड़ का है, ठीक है, और 15% नेट वर्थ पर प्रोजेक्ट। दोस्तों आईआरसीटीसी याद रख लेना 2025 है, और आईआरएफसी याद रख लेना, ये भी 2025 है, इंपॉर्टेंट है, पूछ देते हैं सवाल। मिनी रत्ना की बात कर लेते हैं, तो 1997 में आया था। इसके दो कैटेगरी हैं, कैटेगरी नंबर 1 500 करोड़, कैटेगरी नंबर 2 300 करोड़, ठीक है। दोस्तों ये सारे के सारे मिनी रत्ना हैं, टोटल 74 है, ये कुछ नाम मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। सवाल वैसे तो इससे नहीं पूछेंगे जो कौन सा मिनी रत्ना है, क्योंकि टफ हो जाएगा, लेकिन कभी कभी पूछ देते हैं। जैसे एंट्रिक्स कॉरपोरेशन की बात कर लो। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन है क्या, इसका नाम सुना है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो अर्जेंटीना कहती है जो भाई इसरो आप कमाल का सैटेलाइट आकाश में भेजते हो और बड़ी सस्ते में भेज देते हो, मेरा भी भेज दो ना प्लीज़, तो फिर इसरो कहेगी जो एक काम करो, तुम मेरे प्राइवेट फर्म के पास जाओ, इसका नाम है एंट्रिक्स यानी कि अंतरिक्ष। तो देखा अंतरिक्ष कैसे एंट्रिक्स हो गया, ठीक है, ताकि फॉरेनर्स को लुभाया जा सके। और फिर एंट्रिक्स कहेगी जो भाई पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, और फिर वो
सैटेलाइट आकाश में भेज देगी, साथ में उड़ा देगी। ठीक है, समझ में आया? तो कभी कभी पूछ देते हैं, इससे भी रिलेटेड सवाल एक दो बार देख लेना बनता है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको चीज़ें समझना। शुरुआत होती है 1948 से। आईपीआर कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछेंगे, जो पहली बार आईपीआर कब आया था, तो 1948 में आया था। ठीक है, और पहली बार हमने बताया अपने देश को जो हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी होने वाले हैं, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो है स्ट्रेटजिक इंडस्ट्री, ठीक है, जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था ज़्यादातर। ठीक है, बेसिक और की इंडस्ट्रीज क्या होता है ऑलरेडी समझ लिया। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज और अदर इंडस्ट्रीज। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन नंबर 2, यानी कि 1956 वाला आईपीआर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, और ये 35 साल तक हमारे इकोनॉमी को की सेवा की। ठीक है, जब तक क्राइसिस ना आ गया तब तक ये सेवा करती रही। ठीक है, अब ये क्या सीन है ना, जो ये आया था सेकंड 5 ईयर प्लान में। एक व्यक्ति थे जिनका नाम आपने सुना था होगा 5 ईयर प्लान में, जिनका नाम है पीसी महालैनबिस। ठीक है, ये उन्हीं के आधार पे ये मॉडल था सेकंड 5 ईयर प्लान, जहाँ पे हैवी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना था। तो पीसी महालैनबिस जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू को जाके बोलते हैं, जो देखो ऐसा है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान अच्छा था, जो कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था, और हमने अपना प्राइम मूविंग फोर्स एग्रीकल्चर को बनाया। लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान में हम लोग अपना प्राइम मूविंग फोर्स इंडस्ट्रीज को देंगे, हैवी इंडस्ट्री लगाएंगे, कैपिटल पंप करेंगे अच्छे से। ठीक है, कैपिटल को अच्छे से पंप करना है। इससे क्या होगा, तो हम लोग रिलायंट बनेंगे, और फिर क्या होगा, तो फिर हम लोग बेटर होंगे, और हम लोग करेंगे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो चीज़ें हम लोग बाहर से मंगाते हैं वो हम लोग खुद उगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया 1956 में। इस पॉलिसी के हिसाब से 3 शेड्यूल बनाए गए, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में 17 कंपनियां डाली गई। यहाँ पे कंप्लीट स्टेट की मोनोपोली थी, कोई दूसरा अलाउड नहीं था। आर्म्स, एटॉमिक एनर्जी, आयरन और स्टील, रेलवेज, इन सभी में कोई दूसरा अलाउड ही नहीं था। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज थी, जिसमें स्टेट लेड बट प्राइवेट सेक्टर थे, लेकिन उनको भी कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का काम क्या था, तो भाई जैसे मान लो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री गवर्नमेंट चला रही है, अब इसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा या फिर जो चीज़ें लगेंगी, तो इसको सपोर्ट के लिए दूसरी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज लगाई गई थी। मतलब जो लगाना है लगाओ, लेकिन आपको लाइसेंस लेके आना पड़ेगा। शेड्यूल सी में प्राइवेट सेक्टर थे, और इसको भी वैसे अकेला नहीं छोड़ा गया था, खुला नहीं छोड़ा गया था, इनको भी चाहिए थी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। यही कारण है जो भाई इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट इसी समय में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसका मतलब यह है जो कोई भी यूनिट नया नहीं बनेगा बगैर गवर्नमेंट के अप्रूवल के। इसी को तो लाइसेंस परमिट कोटा राज कहते हैं, जिसके खिलाफ सी राजगोपालाचारी ने यह टर्म दिया था, लाइसेंस परमिट कोटा राज। बेसिकली वो जवाहरलाल नेहरू को बताना चाहते थे जो ये चीज़ें टिकेंगी नहीं ज़्यादा दिन तक। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट नंबर 3। ये स्टेटमेंट है दोस्तों। ठीक है, बाकी रेजोल्यूशन ये स्टेटमेंट है ना। 1973 वाला जो स्टेटमेंट है, इसने कोर इंडस्ट्रीज के कॉन्सेप्ट को आपके बीच में रखा। टोटल 6 कोर इंडस्ट्रीज ये लेके आए, जो आज के डेट में 8 हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जॉइंट सेक्टर का कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे देखोगे, जहाँ पे लार्ज स्केल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी साथ साथ मिलके काम कर रहे हैं। कैसे काम करते हैं जॉइंट सेक्टर, हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा फॉरेन कैपिटल को लेके अच्छा खासा रिस्ट्रिक्शन देखने को मिला। ये जो फेरा एक्ट था, ये इसलिए था ताकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ज़्यादा बाहर ना जाए। ठीक है, इसको हाईली रेगुलेट किया गया था, और इसका उल्लंघन अगर आपने किया तो फिर आप पे क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे। इसको फिर हम लोगों ने बाद में फेमा के तहत इसको ख़त्म किया और फेमा लेके आए। यहाँ पे मैनेजमेंट है, रेगुलेशन नहीं है, मैनेजमेंट है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये आया था, है ना। ये फेमा कब आया था, तो 1999 में आया था, लेकिन इफेक्टिव फ्रॉम 2000। दोस्तों बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 की। जनता गवर्नमेंट के द्वारा ये लेके आया गया था। ठीक है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो यहाँ पे कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात हुई थी।
टाइनी सेक्टर को डिफाइन किया गया था, बहुत बार सवाल पूछते हैं। कॉटेज हाउस होल्ड सेक्टर को जोड़ दिया गया था। कारण क्या है? तो दोस्तों ये जनता गवर्नमेंट जो है अपने आप को जनता से रिलेटेड दिखाती थी, नई नई आई थी, ठीक है, और इन्होंने अच्छा खासा लगाम लगा दिया था आपको एमएनसीज वगैरह जो होती हैं ना उस पर। यही कारण है जो कोका कोला को बोला था जो भाई तुम अपना फॉर्मूला सेट करो, हमें दो, ठीक है, और अपने आप को यहाँ अपना शेयर भी यहाँ पे भारत में दो अगर भारत में चलाना चाहते हो। किसने बोला था? तो उस समय में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज थे, जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने। तो कोको कोला, आईबीएम जैसी कंपनी इसी दौरान में मुंह मोड़ के चली गई थी। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर इसी समय में लगाए गए थे। ये बेसिकली 5th 5 ईयर प्लान का हिस्सा थे, ठीक है। फिर 5 ईयर प्लान को सब जनता गवर्नमेंट ने पहले ही रोल आउट कर दिया था, ठीक है, याद हो अगर आपको आ रहा होगा तो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर क्यों लगाए गए थे? ताकि आपको ये एक ही छत के नीचे में जो भी जितने स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। और बिग हाउसेस पे तो अच्छा खासा लगाम लगा दिया गया था। इससे याद क्या रखना है? पूरी कहानी से बस इतना याद रखना है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 में कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। एसएसआई इज योर कीवर्ड। उसके अलावा टाइनी सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 का हिस्सा है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 की बात हो रही है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब ये आप देखोगे जो स्टेटमेंट और रेजोल्यूशन में क्या अंतर है। तो देखो दोस्तों, आईपीआर कब आया था? आईपीआर 1956 में आया था। ये रेजोल्यूशन है। अब इसी में सुधार करना होगा तो स्टेटमेंट लेके आ जाएंगे। तो 1980 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट है ये रिटर्न टू ग्रोथ पॉलिसी के साथ आया था, क्योंकि उस समय में अगेन कांग्रेस गवर्नमेंट फिर से पावर में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस प्लांट का कॉन्सेप्ट लाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है जो भाई एक बड़ी इंडस्ट्री चल रही होगी कहीं और पे, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन इसके जो सप्लायर होंगे ना, ठीक है, वो जगह जगह पे होंगे। इनको न्यूक्लियस प्लांट कहा जाता है। समझ में आया? तो न्यूक्लियस प्लांट का कॉन्सेप्ट जिसमें बिग फैक्ट्रीज जो हैं वो स्मॉल एंसिलरी यूनिट्स से जुड़ जाएंगी। तो ये हो गया न्यूक्लियस, और ये छोटे छोटे इससे जुड़ गए हैं। इसके अलावा लिबरलाइजेशन की शुरुआत 1980 से ही हो जाती है। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन की बात होती है। यहाँ पे 5% पर ईयर की छूट दी जाती है जिसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन से निकल के प्रोडक्टिविटी और कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाता है। दोस्तों, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्ड आपको मिला NIP, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ठीक है। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी समझ रखा है पिछले लेक्चर में। क्विकली एक बार देख लेते हैं क्यों हुआ था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था, तो हमने लाइसेंस परमिट कोटा राज को खत्म कर दिया। LPG मॉडल आता है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। और स्ट्रैटेजिक हैजार्डस इंडस्ट्रीज जो हैं, ठीक है, बस वही गवर्नमेंट चलाती है, बाकी सब में लाइसेंसिंग खत्म। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी उसको कम कर दिया गया, 17 से घटा के 8, फिर बाद में 2, जैसे एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ऑपरेशन आज के डेट में हमारे पास है। बाकी सारी चीज़ें प्राइवेटाइज कर दी गई उस समय जो गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो भाई FDI का ऑटोमेटिक अप्रूवल बहुत सारे सेक्टर्स में स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाया गया जिसको 2017 में हटा दिया गया, ठीक है। MRTP एक्ट 1969 जो आया था उसको हम लोगों ने एमेंड किया, ठीक है। और फिर बाद में कंपटीशन एक्ट जब आया, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जब स्थापना हुई तो फिर इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, ठीक है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 आई थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या पूछा जाएगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बस इतना ये पूछा जाएगा जो इसका टारगेट क्या था। तो इसका टारगेट ये था जो भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम लोग GDP का 25% हिस्सा बनाने वाले हैं, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे काम करेंगे जो ये GDP का 25% हिस्सा हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में कितना है? तो लगभग 18%। हाल ही में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। 2020-21 की बात हो रही है, ठीक है, 21 मान लो। उसमें भी ये बोला है जो भाई 25% का टारगेट रखते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग 25% तक लेके चले जाएंगे GDP का हिस्सा, ठीक है। इसके लिए हमने नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन को भी प्रपोज किया है। इस पे अभी ताबड़तोड़ काम हो रहा है, ठीक है। बहुत जगह जैसे तेलंगाना, उड़ीसा, इन सभी पे नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ये होता क्या है? तो जॉइंट इंडस्ट्रियल टाउनशिप।
अब जो चीज़ तुम देख रहे हो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी पहली बार कहाँ पे आपको सुनने को मिला था? तो 1948। एक आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है जहाँ पे 1956 ऑप्शन में था, ठीक है। तो ये एक बात मैंने आपको बता दी। तो ये आपका पहला स्टेप था। उसके बाद आपको 1956 का मेजर ये क्या था? आईपीआर का मेजर फोकस वो था सोशलिस्टिक पैटर्न, यानी कि हेवी इंडस्ट्री लगानी है और लाइसेंसिंग राज इसी से आया था। 1973 में कोर इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट दिया गया था और यहाँ पे फेरा का रेस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा। पूछ देते हैं कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, फेरा कब आया था? तो 1973 में। 1977 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज योर कीवर्ड्स, यहाँ पे टाइनी यूनिट्स, ठीक है, इसकी बात हुई थी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रीज सेंटर बनाए गए थे ताकि एक रूफ के नीचे सारी चीजें उन लोगों को सुविधा मुहैया कराई जा सके, तो डीआईसी सेंटर्स याद रहेगा। 1980 में न्यूक्लियस प्लांट्स का कॉन्सेप्ट लाया गया था ताकि प्रैग्मेटिक ग्रोथ हो। ऐसा नहीं है जो एक बड़ा इंडस्ट्री जहाँ पे हो वहीं पे ग्रोथ हो, छोटे छोटे सप्लायर्स हर जगह होने चाहिए, इसी को न्यूक्लियस प्लांट्स कहा गया। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आया जो कि ग्रेट शिफ्ट था, याद रहेगा। दोस्तों अब करंट पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात कर लें तो देखो ऐसा है, जो मेक इन इंडिया 2.0 आ चुका है मार्केट में, यानी कि कब आया? तो February 2021 में, ठीक है। अब हमें क्या करना है? तो इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। पीएलआई स्कीम जो है वो 2020 के ऑनवर्ड है, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में 14 सेक्टर्स हैं इंक्लूडेड, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, फार्मा, सोलर, सेमीकंडक्टर। तो ये पीएलआई जो है ना वो आजकल सुपर हिट टॉपिक है, इसको आपको कवर करके ही जाना है। इससे करना क्या है? तो भाई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का 2026 वर्जन आ गया है दोस्तों। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जो प्रकाशित करती थी उस पर रोक लगा दिया है, उन्होंने खुद बंद कर दिया है, तो ये भी एक न्यूज़ है, बस समझ लो। हालांकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज अ कॉन्सेप्ट इसके हिसाब से 29 लेबर लॉज को अब घटा के 4 लेबर कोड्स कर दिए गए हैं, ठीक है। कोड कौन कौन से हैं? तो वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। पीएम गति शक्ति ये क्या है? तो 2021 ये आपका एक तरीके से बड़ा सा प्लान है, नेशनल मास्टर प्लान है, जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है। क्यों? ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम किया जाए, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जाए। इसमें बहुत सारे मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। न्यूक्लियर पावर 2026 के बजट में अनाउंस किया गया है। इसमें क्या है? तो न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को पहली बार बोला गया है, जो भाई ये कहानी में अब नजर आएंगे। चलिए फटाफट सवालों को देख लेते हैं। पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कब आया? 1948 में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। When was the first industrial policy announced in the independent India? अरे यही सवाल फिर से पूछ दिया, चलो 1948, ठीक है। एक सीजीएल में पूछा है और एक सीएचएसएल में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 एम्ड एट 1948 की औद्योगिक नीति संकल्प का उद्देश्य था, क्या था बताइए? तो ये था, देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उद्योगों का निजीकरण, ये तो नहीं था। डेवलपिंग रूरल एरिया, बिल्कुल नहीं था। ओपनिंग अप फॉरेन ट्रेड, कहाँ पे अभी हमने दरवाजे खोले, बाद में जाके खोले 1991 में। प्रमोटिंग पब्लिक सेक्टर, बिल्कुल सही बात है भाई, पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करना है। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956? सबसे बड़ा किंग पॉलिसी था ये, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नो। ग्रोथ विद इक्विटी, यस कह सकते हैं। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। लासेज फेयर पॉलिसी, ये कहाँ है भाई साहब? ये तो दूर दूर तक नहीं है, गवर्नमेंट का हाथ कहाँ, गवर्नमेंट तो लाइसेंस लेके खड़ी थी, तो लासेज फेयर तो होगा नहीं। ओपन मार्केट रिफॉर्म्स, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर इज ग्रोथ विद इक्विटी ही इसके हिसाब से। व्हाट वाज अ की फीचर ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956? 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो दोस्तों प्रमुख विशेषता थी एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। इससे ज़्यादा क्या आप जानोगे? प्राइवेटाइजेशन इज नॉट द राइट आंसर। एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग, बिल्कुल गलत बात है भाई, लाइसेंस राज की शुरुआत हुई थी। एम्फेसिस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, नहीं, ये तो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977, यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात हुई थी जो कि जनता गवर्नमेंट ने रखी थी। क्लियर है? चलिए भाई साहब, लंबा चौड़ा सवाल है जो कि स्टेनो में पूछा है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। चलो ये बात समझ गई। व्हाट वाज अ की फीचर ऑफ दिस रेजोल्यूशन? ओके, मतलब
IPR 16 का की फीचर हमें बताना है। इट स्ट्रांगली एडवोकेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन, अरे हटाओ यार, इस स्टेटमेंट को ही हटाओ, ये गलत हो गया। प्राइवेट सेक्टर को कहाँ हम लोग वैल्यू दे रहे हैं अभी। इट promoted a completely open and competitive industrial environment with minimal government intervention। मिनिमल बाय मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा, तो ये गलत हो गया। इट कैटेगराइज्ड इंडस्ट्रीज इनटू 3 शेड्यूल्स, बात तो सही लग रही है अभी तक, विद अ पब्लिक सेक्टर लीडिंग इन द स्ट्रैटेजिक एंड द हैवी इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही बात है। चौथा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। इट एम्फेसाइज्ड the development of a small scale and the cottage industries while discouraging the large scale enterprises। no, इससे उल्टा, ठीक है। चलिए चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 एम्ड टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंस इन ऑल की इंडस्ट्रीज, गलत स्टेटमेंट है। प्राइवेट सेक्टर को कहाँ प्रमोट किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज, बात तो सही है, देख लेते हैं कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड, मिक्स्ड सेक्टर विद गवर्नमेंट लीड एंड द प्राइवेट सेक्टर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट, यही वाला ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ओके, असर्शन है the IPR 1956 created an industrial classification of Schedule A, B and C। बिल्कुल सही बात है। This is to identify sector for exclusive state control, joint sector and the private sector operation। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। What was the central theme of industrial policy resolution of 1956? क्या था सेंट्रल थीम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का? ठीक है, तो इसका यही था। देखो, फुल प्राइवेटाइजेशन तो गलत है। इंपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी, ये भी गलत है। आया इंपोर्ट लेड क्यों होगा? एक्सपोर्ट लेड होगा ना, जब हम लोग खुद इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं फिर भी बाहर से चीज़ें मंगाएंगे। स्टेट कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट्स, बिल्कुल सही बात है। इस स्टेटमेंट को याद कर लेना, इस स्टेटमेंट को मैं स्लाइड में डालना भूल गया, यही था उनका मेन थीम, ठीक है। प्रमोटिंग कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, गलत बात है। यहाँ पे कंज्यूमर गुड की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे कैपिटल गुड की बात हो रही है। बड़े बड़े स्टील फैक्ट्री लगाने की बात हो रही है, आयरन और स्टील फैक्ट्री लगाने की बात हो रही थी। Which plan gave prominence to the industrial policy resolution of 1956 emphasizing the commanding heights doctrine? दोस्तों, commanding heights 1956 second 5-year plan, PC, Maha, Lano, BIS, Model। चलिए, assertion ये है, the Mahalanobis strategy prioritize heavy industries and the capital goods, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है? It was believed that investing in such industries would create long-term capacity of growth, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे स्टेटमेंट होने चाहिए, दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा, उसका रीजन भी है। Which of the following played a key role in financing industrial projects during the 5th 5-year plan in 1974-1978? बताओ भाई साहब, कौन सा था? तो ये सवाल को हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। द राइट आंसर इज IDBI, ठीक है। तो IDBI को हम लोगों ने RBI से अलग कर दिया और ये अपने आप में एक एपेक्स संस्था बन गई। एपेक्स संस्था समझ रहे हो, ठीक है, एक ऐसी संस्था जो कि दूसरे संस्था को हेल्प करती है ना, टॉप पे बैठी हुई है। Which of the following foreign countries assisted India in the establishment of heavy industries during the second 5-year plan? बताओ कौन कौन हेल्प करके गए? सोवियत यूनियन, यूके, वेस्ट जर्मनी इज द राइट आंसर। सोवियत यूनियन ने हमें किस किस चीज़ों पे मदद की थी? तो दोस्तों याद करो, व्लादिमीर पुतिन भाला लेके बैठा था, तो यानी कि भिलाई। कब बना था ये? तो 1955 में, याद रहेगा। उसके अलावा बोकारो, बोका पे बैठा था, ठीक है, बोकारो। यूके से क्वीन एलिजाबेथ दुर्गा जी की मूर्ति बना रही है, यानी कि दुर्गापुर वाला प्लांट, स्टील प्लांट है ना। इसके अलावा वेस्ट जर्मनी से क्या था? तो राउर केला। अब हिटलर जो था वो स्टील का केला खा रहा था, याद आया। What was the share of industry in the India's GDP in 1950-51? 1950-51 में भारत के GDP में उद्योग का हिस्सा कितना था? बताओ कितना था? तो कब की बात है? 50-51 में उद्योग का हिस्सा बहुत ज़्यादा था, 13% था, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। आज के डेट में कितना है? तो 17 to 18%। कितना ले जाना है? 25%, ठीक है।
ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में हमने बताया, जो भाई जीडीपी का 25% जो है वो हम लेके जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव आया है, उसके तहत भी हम लोगों ने यही प्रॉमिस किया है। What was a key rationale behind giving the public sector a dominant role in the India's industrial development strategy? भाई साहब, पब्लिक सेक्टर को इतनी इज्जत क्यों दी गई, इसके पीछे में क्या कारण था? लैक ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, ऐसा है? तो दोस्तों ऐसे स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत होने चाहिए। पब्लिक सेक्टर वाज मोर इफिशिएंट, ऐसा है? ये भी बात गलत है। प्राइवेट सेक्टर हैड इनफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, तो फिर अगर इनके पास इनफ कैपिटल है तो फिर क्यों पब्लिक सेक्टर को हम लोग ये डोमिनेंट बनाएंगे? तो ये बात भी गलत है। पब्लिक सेक्टर वाज अ टूल फॉर सोशल गोल्स, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। यही आधार था जो हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर को इज्जत दी थी। वाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट रिजॉर्ट टू लाइसेंसिंग इवन फॉर एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज अंडर आईपीआर 1956? तो यानी कि हमने 1956 आईपीआर के तहत प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस तो किया, लेकिन इसको लाइसेंसिंग के दायरे में बांध दिया। क्यों बांधा? टू प्रमोट एक्सपोर्ट कंपटीशन, गलत बात है। ठीक है, जब एक्सपोर्ट कंपटीशन को प्रमोट करना रहेगा तो फिर लाइसेंसिंग क्या, जिसको आना है बनाओ, कंपटीशन चलेगा। कंपटीशन तो वर्ड ही खत्म है यहाँ पे। टू कीप प्रोडक्शन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, बिल्कुल सही बात है। टू प्रिवेंट टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन, गलत है। टू इनकरेज लग्जरी प्रोडक्शन, ये भी गलत है। What was the primary impact of the license Raj system on the industrial growth in India before 1991? 1991 से पहले भारत में लाइसेंस राज प्रणाली का औद्योगिक विकास पर मुख्य प्रभाव क्या था? भाई साहब क्या रहेगा बताओ? लाइसेंस राज का नेगेटिव ही होना चाहिए। इट क्रिएटेड एंट्री बैरियर्स, सही बात है। हाइंडर्ड एक्सपेंशन, वो भी सही बात है। और फोस्टर्ड इनएफिशिएंसी, तो यही तो नेगेटिव प्रभाव है। तो राइट आंसर यही होगा ना। देख लेते हैं। इट लेड टू एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, गलत बात है। इट इंश्योर्ड बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, गलत बात है। एंड प्रिवेंटेड मोनोपोलीज, देखो ये सोच के लाया गया था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है ना, तो पहला ऑप्शन ही सही है। तो इट प्रमोटेड रैपिड इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन, गलत बात है। हाउ डिड लाइसेंसिंग पॉलिसी अंडर द प्लानिंग एरा अफेक्ट द इमरजेंस ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट्स? licensing policy under the planning era affect the emergence of large industrial conglomerates, देखते हैं क्या है। it increased FDI flow, गलत बात है, गलत बात है। लाइसेंसिंग रहने के कारण क्यों FDI फ्लो रहेगा? it prevented market dominance, गलत बात है। it allowed firms to block competitors by hoarding licenses, बिल्कुल सही बात है। लाइसेंसिंग पॉलिसी का सबसे नेगेटिव पार्ट तो यही था। it enhanced rural employment, ये गलत बात है। चलिए, द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी प्रमोटेड इनोवेशन इन ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है ये बात सही है? लाइसेंसिंग देके इनोवेशन होगी, गलत हो गया ना स्टेटमेंट। दूसरा देखते हैं। इट प्रोवाइडेड एंट्री बैरियर्स फॉर न्यू फर्म्स एंड क्रिएटेड रेंट सीकिंग बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। चलिए अगला। Which of the following was a major criticism of industrial policy followed in India during the 1950 to 1990? 1950 से लेके 1990 के दौरान भारत में अपनाई गई औद्योगिक नीति का एक प्रमुख आलोचना क्या था? Too much emphasis on exports, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। अगर इतना रहता तो अच्छी बात होती। Creation of protected market leading to inefficiency and lack of innovation, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, एक्सेसिव कंपटीशन, कहाँ है एक्सेसिव कंपटीशन? नेग्लेक्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, नो, पब्लिक सेक्टर के ही तो मजे हैं, प्राइवेट सेक्टर को नेग्लेक्ट कर दिया गया। अगला सवाल है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 रिजल्टेड इन द एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर द मोस्ट इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही बात है। हमने 1991 में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हटा दिया था बहुत सारी इंडस्ट्रीज को में, है ना। लाइसेंसिंग वॉज री इम्पोज टू रेगुलेट ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर मोनोपोलीज, ये कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना। लाइसेंसिंग को हमने फिर से लाया है? नहीं लाया ना। चलिए अगला सवाल। विच सेक्टर वाज लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आफ्टर 1991? किस सेक्टर को हम लोगों ने एक्सक्लूड करके रखा है आफ्टर 1991? ठीक है, देखते हैं। डिफेंस एंड टेलीकॉम, तो ऐसा नहीं है दोस्त, डिफेंस एंड टेलीकॉम तो अभी भी है। अल्कोहल, सिगरेट एंड एक्सप्लोसिव, इस पे भी लाइसेंसिंग अपने को चाहिए। डिफेंस पे भी चाहिए, इस पे भी चाहिए। टेक्सटाइल्स एंड फर्टिलाइजर्स नहीं चाहिए, जिसको जितना बनाना है बनाओ, दिस विल बी द राइट आंसर। एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन, ये सेक्टर तो है ही नहीं दूर दूर तक, इंडस्ट्रीज से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो सेकेंडरी सेक्टर है।
एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है, समझ में आया, और एजुकेशन जो है ये सर्विस सेक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? कौन नहीं है भाई साहब, देखते हैं। हुगली रीजन बिल्कुल है, जूट इंडस्ट्री से तो आपको मालूम चल ही गया होगा। कोल्हापुर साउथ कन्नड़ रीजन, ये उतना ज़्यादा तो इंडस्ट्री नहीं है, मेजर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, तो यही होगा राइट आंसर। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। विशाखापत्तनम गुंटूर रीजन बिल्कुल इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। और दुर्ग रायपुर रीजन ये भी मेजर इंडस्ट्रियल बेल्ट है। ठीक है, तो बचा क्या? तो बचा सिर्फ कोल्हापुर साउथ कन्नड़ा रीजन, है ना। Why is the iron industry concentrated in Chota Nagpur region, including Jharkhand, Odisha, West Bengal and the part of Chhattisgarh? आप मुझे बताओ, जो ये छोटा नागपुर रीजन के आसपास आयरन इंडस्ट्री क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है? पहली बात हमने ये समझा है, जो आयरन इंडस्ट्री वेट लूज इंडस्ट्री है ना। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को देखते हैं। द रीजन हैज़ अ कोल्ड क्लाइमेट सुटेबल फॉर इंडस्ट्री, गलत बात है। द रीजन हैज़ हाई मिनरल अवेलेबिलिटी अलॉन्ग विद वाटर रिसोर्सेज एंड लेबर अवेलेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। हमें मिल जा रहा है रॉ मटेरियल, हमें मिल जा रहा है पानी एज अ रिसोर्स, हमें मिल जा रहा है चीप लेबर, पर हो गया काम खत्म, यही चाहिए हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स अ हैवी इंडस्ट्री, निम्नलिखित में से कौन सा भारी उद्योग का सही वर्णन करता है? यूजेस लाइट रॉ मटेरियल एज कॉटन, तो गलत बात है। प्रोड्यूसेस लाइट कंज्यूमर गुड्स, गलत बात है। यूजेस बल्की इनपुट्स टू प्रोड्यूस हैवी गुड्स, सीधा एनसीईआरटी से लिफ्टेड सवाल है ना, खत्म काम, आंसर। Read the following statement carefully and choose the correct option. Iron and steel is considered a heavy industry. बिल्कुल सही बात है। इट रिक्वायर्स लाइट वेट रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन एंड रबर, गलत बात है। दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो एनसीईआरटी से ही उठाए हुए हैं, ठीक है, मतलब उसी से इंस्पायर्ड होकर लाए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, जो भी ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री पेयर्स अ करेक्टली ग्रुप्ड एज हैवी इंडस्ट्री, ठीक है, ओके देख लेते हैं। स्विंग मशीन और पेंट ब्रशेस, नहीं, ये हैवी इंडस्ट्री नहीं होगा। शिप बिल्डिंग एंड ऑटोमोबाइल, हैवी इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्यूज वायर, लाइट वेट इंडस्ट्री। वॉचेस एंड पेंट ब्रशेस, लाइट वेट इंडस्ट्रीज, तो यानी कि शिप बिल्डिंग एंड ऑटोमोबाइल होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लाइट इंडस्ट्रीज इज करेक्ट, हल्के उद्योगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। दे प्रोसेस हैवी ओर्स एंड मिनरल्स, गलत। दे प्रोड्यूस लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल मशीनरी, गलत। दे रिक्वायर बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल्स, गलत। दे यूज लाइट मटेरियल्स एंड मेक कंज्यूमर गुड्स, सही। ठीक है, सभी सवाल एनसीईआरटी से लिफ्टेड हैं, कहीं से कोई बाहर से नहीं आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज अ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, कैपिटल गुड इंडस्ट्री किसको कहेंगे? ठीक है, जो कि मशीन और टूल्स बनाती है जिसका इस्तेमाल आगे प्रोडक्शन में होता है, ठीक है, जो कि इसी को हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं। इंडस्ट्री दैट डील्स इन एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, गलत। इंडस्ट्री दैट एक्सपोर्ट फूड प्रोडक्ट्स, गलत। इंडस्ट्री दैट प्रोसेस रॉ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, गलत। ये तो एग्रो बेस्ड हो गया ना। इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग मशीन्स एंड टूल्स, सही आंसर। इसी मशीन टूल्स का आगे चल के बाकी के प्रोडक्ट्स बनाने का काम करेगा, ठीक है, और यही मशीन एंड टूल्स जो है यही कैपिटल का काम करता है, एक तरीके से पूंजी का काम करता है। समझ में आया है? Which of the following is correctly classified as a consumer good industry? निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता वस्तु उद्योग के रूप में सही वर्गीकृत किया गया है? बताइए भाई साहब। आयरन और स्टील कंज्यूमर गुड नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका फर्दर प्रोसेसिंग होता है ना। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग ये भी नहीं है, इसका फर्दर प्रोसेसिंग होता है। टूथपेस्ट इज द कंज्यूमर गुड, है ना, सारे एनसीईआरटी से लिफ्टेड हैं। कॉपर स्मेल्टिंग भी नहीं होगा। Which of the following correctly highlights a unique feature of India's textile industry? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वस्त्र उद्योग की एक विशिष्ट विशेषता को सही रूप से दर्शाता है? Focus only on raw material exports, बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है? ओनली जैसे वर्ड आ जाए दूर भागो ऐसे स्टेटमेंट से, ठीक है। पार्शियली सेल्फ रिलायंट इम्पोर्ट फाइनल प्रोडक्ट, पार्शियली तो नहीं है, फुल्ली है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। देख लेते हैं वैसे बाकी का स्टेटमेंट। सेल्फ रिलायंट मिल गया ना, सेल्फ रिलायंट अक्रॉस द फुल वैल्यू चेन, बिल्कुल सही बात है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसके ऊपर में सवाल आता है। ओनली केटर्स द डोमेस्टिक मार्केट, गलत है, ओनली से तो दूर भागो।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज करेक्ट? भारत के वस्त्र उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट इज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन रॉ मटेरियल्स, गलत बात है। इट इज इन्वॉल्व इन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, इट इज नॉट इन्वॉल्व, बिल्कुल इन्वॉल्व, ठीक है। इट प्लेज अ की रोल इन इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड जॉब, बिल्कुल सही बात है, ये अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। सेकेंड नंबर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आफ्टर एग्रीकल्चर, समझ में आया? इट ओनली मैन्युफैक्चर्स लो वैल्यू गुड्स, गलत बात है, हाई वैल्यू गुड्स भी मैन्युफैक्चर होता है। चलिए एक और सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर द पार्ट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया? पॉलीमर पेट्रोकेमिकल से बनता है, सिंथेटिक फाइबर पेट्रोकेमिकल से बनता है, इलास्टोमर्स ये भी बनता है, सर्फेक्टेंट्स इंटरमीडिएट सारे के सारे हैं, ठीक है। Which of the following statement about the fertilizer industry in India is are correct? India is self-sufficient in potash-based fertilizer, गलत बात है, इसको तो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, वन काट दें, वन गया, बचा 2 and 3 and 2 and 4। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। यूरिया इज मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस्ड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, बिल्कुल सही बात है, लैब में बन जाता है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्योंकि यही फैसला करेगा इस सवाल के भाग्य का। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इंक्रीज्ड आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, चौथा होगा गलत। गुजरात और केरला आर द माइनर कंट्रीब्यूटर ऑफ फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, नॉट माइनर, इट्स मेजर, ठीक है। चलिए अगला स्टेटमेंट है, अगला सवाल है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। दोस्तों एक बात गौर करना, मैंने सारे 2025 के ही सवाल लिए हैं, सारे 25 में ही आप चल रहे हो, देख रहे हो कितना सवाल है, अभी तो और भी आएंगे, बहुत सारे हैं। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील है, तो इसको होल्ड पे डालो। दूसरा है एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट वायर्स एंड यूटेंसिल, ये स्टेटमेंट सही है, इस पे डाउट है, ये गलत है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कंज्यूम्स द हाईएस्ट शेयर ऑफ मैंगनीज इन इंडिया? बताइए हाईएस्ट शेयर कहाँ जाता है? तो दोस्तों हाईएस्ट शेयर जाता है मेटलर्जिकल में। क्यों? तो मैंगनीज का इस्तेमाल होता है स्टील को हार्डन करने में, समझ में आया है? चलिए, द सिटी ऑफ चेन्नई इज पॉपुलरली नोन एज डिट्रॉइट ऑफ इंडिया। डिट्रॉइट यूएस की जगह है, ऑटोमोबाइल में नंबर 1 है, ठीक है, मतलब एक समय में बहुत ही ज़्यादा किंग हुआ करता था, ठीक है। तो फिर इसको डिट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है चेन्नई को, बात तो बिल्कुल सही है। द सिटी इज अ हब ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड अ लीडर इन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है, ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री? निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का सही वर्णन करता है? बताइए भाई साहब, सहकारी का मतलब क्या हुआ? सभी लोग का साथ होना चाहिए, है ना। तो ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, गलत बात है। ऑपरेटेड सोलली फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस, गलत है। ओन्ड बाय वर्कर्स सप्लायर्स शेयरिंग प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात है। चौथा ऑप्शन फॉरेन कंपनीज के द्वारा मेंटेन किया गया, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। Which of the following statement best defines joint sector industries? joint sector industries के बारे में बताओ। jointly owned by public and the private sector, क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है, jointly owned, ठीक है। run by village पंचायत and municipality गलत है, fully financial गलत है, ये भी गलत है। Which of the following sector received major attention in the 7th 5-year plan for creating more jobs? बताओ, which of the following sectors received major attention in the 7th 5-year plan for creating more jobs? कौन सा? तो small and cottage industries will be the right answer, ठीक है। इसी समय में आपको 7th 5-year प्लान में क्या क्या चीज़ें आई थी? तो जवाहर रोजगार योजना, और क्या आया था? एनआरयू, जो कि अर्बन वाला था। कैसे याद रखा है? तो हमने ये ऐसे याद रखा है, तो जवाहरलाल नेहरू को हमने फावड़ा दे रखा था, जो कि 7 की तरह दिखता था, याद आ रहा है कुछ? ठीक है। तो मिस्टर क्लीन थे उस समय में, मिस्टर क्लीन कौन थे? तो राजीव गांधी थे, कुछ कुछ याद आ रहा है? तो 7th 5-year प्लान को मत भूलना, इनका बड़ा ही फेमस डायलॉग है 7th 5-year प्लान का, FWP, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्ना कंपनी एज ऑफ 2024? बताओ इसमें से कौन सा महारत्ना कंपनी नहीं है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नेशनल थर्मल, एनटीपीसी तो बिल्कुल है, ओएनजीसी भी बिल्कुल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नहीं है।
चलिए आपको यहाँ पे मैच करना है महारत्ना मिनी रत्ना का। तो महारत्ना आपका कौन सा हो गया? तो महारत्ना सबसे पहली बात किसको क्या किया जाए, एक मिनट रुक जाओ। सेल तो भाई आपका महारत्ना है, ठीक है। तो एक का थ्री, एक का थ्री एक ही ऑप्शन है, हो गया आंसर, मिल गया, खत्म काम, ठीक है। तो ए का थ्री, बी का वन, नवरत्न है आपका स्टील अथॉरिटी, नहीं बी का वन, अच्छा बी का वन तो यहाँ ना, तो बी का वन हो गया MTNL और सी का टू मिनी रत्ना हो गया IRCTC, ठीक है। अब एक यहाँ पे मैंने रेड कर रखा है, क्यों कर रखा है वो इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए रेड कर रखा है। सी इसलिए कर रखा है क्योंकि अब IRCTC को नवरत्न स्टेटस दे दिया गया है, तो टेक्निकली ये सवाल हो गया आपका गलत, ठीक है। कब दिया गया है? तो March 3, 2025। एग्जाम कब हुआ है? तो अगस्त में, ठीक है। तो ये सवाल ही गलत हो गया। द टर्म नवरत्न इन पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म रेफर्स टू, सार्वजनिक क्षेत्र सुधार में नवरत्न शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो नवरत्न शब्द पब्लिक एंटरप्राइजेस ग्रांटेड ऑटोनॉमी के लिए किया जाता है। क्लियर है? चलिए दोस्तों अगला सवाल। दिस सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इनटू प्रोडक्ट्स फॉर सेल और कंजम्पशन। विच सेक्टर की बात हो रही है भाई साहब? फिर से पढ़ना पड़ेगा, मैं सवाल पे ध्यान नहीं दे पाया। दिस सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। इसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, हो गया खत्म काम। द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? बताओ। देखो भाई, अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे तो वो होगा प्राइमरी, लेकिन जब तेल निकालेंगे तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। Which of the following industrial policy of India the government has set up a special board known as Foreign Investment Promotion Board? बताओ कब आया था? तो 1991 में। क्या स्थिति है इसकी? तो खत्म है, हिसाब किताब बंद हो चुका है, 2017 में ये बंद हो चुका है। किस लिए था? तो FDI को हमारे यहाँ लाने के लिए था। अब तो भाई साहब यूं ही आ जाता है, इसीलिए सोचना ही नहीं है। What is the term for the shift of workers from agriculture to industry and services? इसको क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे इसको ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन। क्लियर है? देखो भाई, इंडस्ट्री पे लोड बहुत ही ज़्यादा है, हम चाह रहे हैं जो यहाँ से निकले और लोग इंडस्ट्री में जाए और सर्विसेज में जाए। कैसे जाएगा? तो जब इनका ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन होगा तभी जाएगा। इन विच ईयर वॉज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, याद रख लेना, ठीक है। अगर ये पूछेंगे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पॉलिसी कब लॉन्च हुआ, तो 2000, ठीक है। तो 3 डेटा याद रख लेना। 2000 में पॉलिसी लाया गया था, ठीक है, पॉलिसी लॉन्च हुआ। फिर कानून 2005 में बना, SEZ एक्ट, ठीक है, और 2006 में फुल्ली इम्प्लीमेंट हुआ। क्लियर है? तो तीनों चीज़ें याद रख लेना। इन इंडिया SEZ रूल्स 2006 केम इनटू इफेक्ट इन, अब बताओ कब की बात है? ये सीधे पूछ रहे हैं जो कौन से मंथ में आया। तो राइट आंसर इज February, याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम? बताओ। PLI स्कीम तो भाई साहब हर एग्जाम में रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये लाया जा रहा है। चलिए, which of the following best describes the purpose of National Single Window System Portal? नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? एक ही जगह पे सारा काम हो जाए, तो इंडस्ट्रियल क्लियरेंस एक ही जगह से सारा मिल जाए, तो यही बात है, ठीक है। लास्ट सवाल है, ठीक है। इसके बाद एकमात्र इकोनॉमिक्स में लेसन बच जाएगा, वो है पॉवर्टी। बड़ा सा चैप्टर है नहीं, छोटा सा चैप्टर है, इसे भी निपटा देंगे। इसके साथ आपका इकोनॉमिक्स हो गया खत्म, और हमने कॉम्प्रिहेंसिवली इकोनॉमिक्स को कवर कर लिया है, ठीक है। PM मित्रा स्कीम इज फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स? PM मित्रा योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पे केंद्रित है? बताइए। इनहेंसिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स एंड सेटिंग अप लार्ज टेक्सटाइल पार्क, यही होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।